गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की एनसीईआरटी साइंस तथा सोल्यूशन साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज कल मैं कक्षा 7वीं की साइंस नहीं पढ़ा पाया था, लेकिन आज मैं पढ़ा रहा हूँ। कल मेरे पास बुक नहीं थी, आज मैंने बुक ले ली, ठीक ना। तो अब चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ। थोड़ा इसके पहले ये कोटेज पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, ठीक ना। जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, ठीक ना। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे ना, सफल में समझते हो कि जैसे आप कोई विधायकी का चुनाव लड़ रहे हो अगर नए नए, तो आपके पास कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप विधायक बन जाएंगे ना, तो सब आपके पास फोटो खिंचवाने आ जाएंगे, ठीक ना। तो यही कहने का मतलब है। या फिर आप कोई तैयारी कर रहे हैं कोई चीज़ की, या फिर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके पास कोई नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका वो काम सफल हो जाएगा, या फिर आप वो बन जाओगे जो करने की सोच रहे हो, तो आपके पास सब लोग आ जाएंगे, ठीक ना। यही लिखा है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ, देखिए, तो ये है एनसीईआरटी स्पेशल साइंस कक्षा 6वीं के 7वीं के बारे में। तो इसमें लिखा है सहजीवी। सहजीवी बेजीव होते हैं जो दोनों दो मिलकर साथ रहते हैं, ठीक ना। सहजीवी में का उदाहरण है लाइकेन। अब झिल्ली क्या होती है? झिल्ली वह होती है जैसे ये है, इसका मैं दिखा दूँ थोड़ा। ये देखिए, झिल्ली जो एक प्रकार के आवरण से घिरी होती है, कोई भी कोशिका वगैरह जो एक प्रकार के आवरण से घिरा होता है या घिरी होती है, वो क्या कहलाती है? झिल्ली कहलाती है। कोशिका केंद्र क्या कहलाता है? ये देखिए, यहाँ पे केंद्र दिख रहा है आपको, यहाँ ये देखिए, ये है केंद्र। कोशिका केंद्र कहलाता है। जो बिल्कुल मध्य बिंदु पर हो वो क्या कहलाता है? कोशिका केंद्र। कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? जो कोशिका के अंदर एक जेलीनुमा संरचना होती है वो कोशिका द्रव्य कहलाती है, ठीक ना। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की ओर। राइजोबियम क्या कहलाता है? क्लोरोफिल क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। राइजोबियम एक प्रकार का जीव होता है जो दालों वाले जो वो होते हैं, दालों वाले पौधे, उनकी जड़ों में पाया जाता है, उनकी फलियों में पाया जाता है, ठीक ना। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, राइजोबियम। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हरे पौधों में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये देख रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहे हैं? सूर्य की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे से ये देखिए यहाँ पे नीचे जल भी है, दिख रहा है ना। तो इसकी उपस्थिति में सूर्य भोजन पौधे क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं, वो क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक। अब आते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी ऐसा पौधा होता है जो कीटों को खाता है। कौन सा पौधा कीटों को खाता है? जैसे घटपर्णी या जलपादप। देखिए ये दिख रहा है, जो ये क्या है? घटपर्णी है। यही है जो ये पौधा जीवों को खा लेता है। मीन्स जो ये दिख रहा है, ये ढक्कन वगैरह, इसमें थोड़ा बैठ गया अगर पौधा, जैसे ही कीड़ा बैठेगा तुरंत ये ढक्कन लग जाएगा और तुरंत वो अपना रक्त स्रावित करेगा और द्रव्य स्रावित करेगा, जिससे वो जीव मर जाएगा और आप उसका भोजन ग्रहण कर लेगा। कवक क्या होता है? तो कवक जो है पुराने सड़े गले पदार्थों पर उगने वाली एक प्रकार का जीव होता है, कवक कहलाता है, ठीक। अब आते हैं आगे की। क्या लिखा है? अवशोषण क्या कहलाता है? स्वांगीकरण क्या कहलाता है? और एमिनो अम्ल क्या कहलाता है? अवशोषण क्या कहलाता है? सबसे पहले ये मालूम चाहिए। जब अपन भोजन खाते हैं तो वो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन की क्रिया में जितने भी भोज्य पदार्थों को वो अपना जो क्षुद्र आंत होती है वो उसको क्या करती है? सोचती है, सकोचती है। मीन्स उसको चूस जाती है। पूरे जितने खाद्य पदार्थ हैं, जो विटामिन, प्रोटीन, जो फाइबर्स वगैरह हैं, वो सब क्या कर लेती है? अपने अंदर ससोक लेती है। वो क्या कहलाता है? अवशोषण। और पेड़ पौधों में क्या होता है? अवशोषण। जो जड़ों द्वारा वो पानी का वो किया जाता है ग्रहण, वो कहलाता है अवशोषण। स्वांगीकरण क्या कहलाता है? स्वांगीकरण का मतलब होता है कि अपना जब पाचन क्रिया चालू होती है, तो पाचन क्रिया में जब भी भोजन जाता है तो भोजन ऑटोमेटिक ही अपने सब प्रकार के काम करने लगता है। ये नहीं होता है कि आप करोगे उसको, वो अपने आप ही अपने अंदर पेट के अंदर क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। स्वांगीकरण स्वयं द्वारा किया गया कार्य। एमिनो अम्ल क्या होता है? अपने पाचन जो रस पाचन क्रिया में एक एमिनो अम्ल नाम का एक अम्ल होता है, वो स्रावित होता है, जिससे भोजन अपना पचता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पित्तरस क्या होता है? जो पित्तरस यकृत द्वारा छोड़ा जाता है, पित्तरस कहलाता है। मुख गुहिका क्या कहलाती है? मुख गुहिका का मतलब होता है जब भोजन अपन मुंह से ग्रहण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मुख गुहिका। दिख रही है आपको? ये है मुख गुहिका। मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने की क्रिया क्या कहलाती है? मुख गुहिका। पाचन तंत्र क्या कहलाता है? ये पूरा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम दिख रहा है आपको, ये पूरा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम दिख रहा है, ये क्या है? पूरा ये पाचन तंत्र कहलाता है, इतना बड़ा।
इसमें 8 स्टेप होती हैं। ये पूरा क्या है, पाचन तंत्र है, ठीक ना। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद लिखा है रदनक क्या होता है। रदनक भी इसी के अंदर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर रदनक, ये दिख रहा है दांतों का प्रकार है रदनक। देखिए ये लिखा है रदनक। जो अपने काटने वाले दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रदनक। और सेल्यूलोज एक प्रकार का जो घास में पाए जाने वाला वो होता है, प्रोटीन टाइप में सेल्यूलोज घास में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे। निष्कासन क्या होता है। जब हमारा भोजन पच जाता है तो उसको मलाशय द्वारा या गुदा द्वारा क्या हो जाता है, निकाल दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, निष्कासय, निष्कासन। अब क्या कहलाता है, वसा अम्ल। और इसमें लिखा है पित्ताशय। पित्ताशय जो यहाँ पर होता है, देखिए ये दिख रहा है थोड़ा सा पित्ताशय, ये कहलाता है पित्ताशय, जो हमारे शरीर में बाईं तरफ पाया जाता है, ठीक। अब देखिए कृंतक क्या कहलाता है। कृंतक हमारे एक दांत का प्रकार है जो सबसे सामने दिखते हैं आपके जो दांत बड़े बड़े, ये हैं कृंतक, क्या कहलाते हैं, कृंतक दांत कहलाते हैं। अब अंतर्ग्राही चमड़क, यकृत, ग्रसिका और अग्नाशय पादप क्या है। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है अकृत। यकृत है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि क्या है, यकृत है। अब ग्रसिका, ये एक लंबी दिख रही है आपको, लंबी सी नली दिख रही है, ये है ग्रसिका। क्या है ये, ग्रसिका, जिससे भोजन होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचता है। और अंतर्ग्राही चमड़क क्या है, ये देखिए अंतर्ग्राही चमड़क दिख रहा है ना, ये जो काटने वाले दांतों के पीछे होते हैं वो अग्राही। अग्नाशय पादप क्या है, अग्नाशय क्या है, देखिए ये यहाँ पे अग्नाशय है, जो अपने भोजन को, अपने शरीर को गर्म रखता है, वो अग्नाशय कहलाता है। इससे जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय से, ठीक ना। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। लाल ग्रंथि क्या है और दीर्घरोम क्या है, रूमेन क्या है, रूमेन क्या कहलाता है। अब ये लाल ग्रंथि जो होती है जो पशुओं में पाई जाती है, और रूमेंट भी पशुओं में पाया जाता। आपने देखा होगा आपकी गाय वगैरह होगी अगर आपके पास, तो आपकी गाय क्या करती है, पूरा भूसा खा लेती है, फिर अपने यहाँ बैठ बैठ के मुराती रहती है, वो क्या कहलाता है, रूमेंट कहलाता है। और इसके अंदर 2 पेट पाए जाते हैं, एक रूमेन पेट, एक रियल पेट। रूमेन पेट में वो क्या करती है, वो सब भोजन को इकट्ठा करके रख लेती है जिससे कोई और ना खा ले, चालाकी टाइप में। लेकिन जब वो खाना फिर बाद में रख लेती है अपने पेट में, फिर वो अपने पेट से बाहर निकाल कर फिर दोबारा खाना स्टार्ट करती है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं परजीवी और विषमपोषी। परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहकर निर्भर होते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ अमर बेल, ये ऐसी बेल है जो जब तक इस पेड़ को मार नहीं डालेगी ना, जब तक इससे नहीं निकलेगी, ठीक। ये क्या कहलाता है, परजीवी। और विषमपोषी क्या कहलाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हों, अपने आप पर नहीं, दूसरों पर निर्भर हों, क्या कहलाते हैं, विषमपोषी, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब आते हैं, ये था तो हमारा आज का लूसेंट उसका क्या कहलाते हैं, एनसीईआरटी का लेक्चर। इसमें आपने देख लिया होगा, थोड़ा मैंने बताया कि कक्षा 6वीं 7वीं की हैं तो सरल रहेंगी, बस इनको थोड़ा चित्रों को देखते जाना। अभी ये क्वेश्चन आया था, ये दांत वाला भी आ चुका है अभी क्वेश्चन, और ये मैंने यकृत वाला बताया, वो यकृत वाला भी आ चुका है, और ये प्रकाश संश्लेषण का तो आता ही है, और ये वाला भी आ जाता है। और ये चित्र बहुत अच्छे से देख लेना, अगर आपके पास बुक हो तो इसको बहुत अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कक्षा 6वीं 7वीं की किताब है तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भी नहीं। तो अब बढ़ते हैं हम लूसेंट की तरफ। क्या है लूसेंट आज की, देखिए तो लूसेंट में हम आखिरी तक क्या पढ़ चुके थे कि उपग्रहों का परिक्रमण काल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है तुल्यकालिक उपग्रह या स्थायी उपग्रह क्या होते हैं, भूस्थायी, स्थायी नहीं भूस्थायी। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के अक्ष गति के परिक्रमण काल के 24 घंटे के बराबर हो। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ से कि तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है, तो 24 घंटे का होता है। दूसरा, वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा उपग्रह, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा, माने कि ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो घूम रहा है, वो आपको लगेगा कि घूम नहीं रहा है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। इसका आप सबसे पहली बात, ये इसकी थोड़ी विशेषताएं वगैरह ये याद रख लीजिएगा। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे का, सबसे बड़ी बात। दूसरा, यह पृथ्वी के सापेक्ष घूमता है लेकिन लगता नहीं है कि घूम रहा है, ठीक। अब इसके बाद आगे आते हैं, इसकी विशेषताएं देख लीजिए क्या होती हैं। यह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल पर परिक्रमण करता है, सबसे बड़ी बात। पहला काय परिक्रमण करता है, विषुवत रेखीय तल पर परिक्रमण करता है, ठीक। दूसरा है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। कौन सी दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको भी विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल के 24 घंटे के बराबर होता है। घूर्णन, जो पृथ्वी का घूर्णन काल कितने घंटे का होता है, 24 घंटे के। इसका भी घूर्णन काल कितना होता है, 24 घंटे के बराबर होता है। अब चौथी आती है
यह पृथ्वी तल से लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है? तो 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखिए, इसके बाद आते हैं तुल्यकालिक जो उपग्रह हैं उनके उपयोग क्या है। सबसे बड़ी बात आपको ये भी मालूम चाहिए उपग्रह क्या उपयोग क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तब आते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग होता है टीवी सेटों को, जो आप टीवी देखते हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम सुनते हैं, उन सब चीज़ों को चलाने में पहला। एक दूसरा कार्य है रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार में, जो आपने रेडियो देखा होगा, सुनते होगे, अगर आकाशवाणी, किसान वाणी, ये सब रेडियो में आते हैं। तीसरा है मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने में। ये मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने में बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह माने जाते हैं। अब आते हैं पलायन वेग क्या होता है। आपने सोचा होगा कि कभी जो रॉकेट है वो अचानक से कैसे पृथ्वी से बाहर निकल जाता है, या फिर कोई भी वस्तु पृथ्वी के अंदर कैसे आ जाती है, या फिर जैसे कोई उपग्रह है वो कैसे पृथ्वी से बाहर पहुंच जाता है। तो जो उस उपग्रह को बाहर निकालने के लिए जिस वेग का प्रयोग किया जाता है वही पलायन वेग कहलाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि किसी वस्तु को, देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, किसी वस्तु को ऊपर की ओर जितनी अधिक वेग, यहाँ व्यक्ति नहीं है, क्या है, वेग से फेंकते हैं, वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाती है। और यदि एक वेग को क्रमशः, वेग है, वेग लिखा गया, वेग को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वस्तु का गुरुत्व क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु क्या करेगी, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इस स्थिति को, इस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। वीर नहीं है, वेग है। क्या होता है, ये वेग लिखा ही नहीं जाता इसमें, ठीक ना। क्या है यहाँ पर, वेग को पलायन वेग कहते हैं। अतः ऐसी स्थिति कि जब पृथ्वी के ऐसा वेग बना दिया जाए कि उससे पृथ्वी अगर उतना वेग से फेंकें तो वस्तु पृथ्वी से बाहर निकल जाए। अब आते हैं आगे, देखिए, अब देखिए पृथ्वी, अतः पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह की ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर पृथ्वी पर वापस ना आए, पलायन वेग कहलाता है। समझ में आया। ऐसा वेग या ऐसा वेग जो किसी वस्तु को इतने वेग से फेंके कि वह पृथ्वी पर कभी वापस ना आए, क्या कहलाता है, पलायन वेग। ठीक, पलायन वेग का उदाहरण देख लीजिए। पलायन वेग का उदाहरण नहीं, पलायन वेग का ये फॉर्मूला। तो पलायन वेग वी ई इक्वल टू रूट के अंदर 2g_r। क्या है पलायन वेग का फॉर्मूला, वी ई इक्वल टू रूट के अंदर 2g_r_e। अब पलायन वेग क्या होता है, इसका कैसे आप याद करेंगे, कक्षाई वेग क्या है और इसका चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपग्रह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए, उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 बराबर रूट के अंदर g_r_e तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग ve इक्वल टू रूट के अंदर 2g_r_e। अतः ve बराबर √2v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। क्वेश्चन आ सकता है पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है, तो ना 2 गुना, ना 3 गुना, ना 4 गुना, √2 गुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना बढ़ा दिया जाए, यदि किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है। क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे। अब आपको ये मालूम हो चाहिए, मैंने अभी बता दिया पलायन वेग उपग्रह कक्षीय वेग से कितने गुना अधिक होता है, √2 गुना अधिक होता है। इसको ध्यान रखना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि उपग्रहों में भारहीनता क्या है, कितने इसको वो करना पड़ेगा, मीन्स कि कैसे आपने सोचा होगा, अंतरिक्ष में देखा होगा कि वो व्यक्ति उड़ता रहता है, एस्ट्रोनॉट गिरता नहीं है या फिर कुछ नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। कैसी होती है प्रत्येक उपग्रह के अंदर वस्तु, भारहीनता के अंदर, अर्थात इस पर बैठे अंतरिक्ष यात्री की हुई, इसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है। क्या का अनुभव होता है, भारहीनता का, ऋणता नहीं, भारहीनता का अनुभव होता है। उसको भी लगता है कि मेरा वजन ही नहीं है। उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल, उपग्रह के तल, दल नहीं, तल द्वारा यात्री की पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। इसलिए उपग्रह के अंदर यदि कोई व्यक्ति गिलास से जल पीना चाहे तो वह पानी नहीं पी सकता, क्योंकि उसका प्रतिक्रिया बल क्या है, शून्य है। और अगर गिलास से पानी पीगा तो वह गिलास खड़ा करते ही उसका जल बूंदों के रूप में तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, बूंदों के रूप में तैरने लगेगा।
इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया जाता है, ट्यूब में भरकर भोजन दिया जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको कि ये लिखा है यहाँ, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को ट्यूब में भरकर भोजन क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चंद्रमा आपने सुना होगा, अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी पर इसका भार इतना है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो इसको बस सीधा करना है, 1/6 का गुणा कर देना है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, परंतु चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है, ठीक ना, इसको ध्यान रखना। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है चंद्रमा पर भारहीनता है नहीं है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होने के कारण चंद्रमा स्वयं अपने तल पर स्थित व्यक्ति का आकर्षण भार लगाता है। वहाँ का द्रव्यमान अधिक होने का, द्रव्यमान समझते हो, उसकी जो भार वजन जो है ना, उसके कारण इसका वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण उसके कुछ भार का अनुभव होता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसके कुछ भार का अनुभव होता है, जिसे चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कहते हैं। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कहते हैं। जैसे चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान के 1/6 गुना होता है, अतः चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। इसको ध्यान रखना है, कितने गुना होता है, 1/6 गुना होता है। अर्थात इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा। ये यदि पृथ्वी पर उसका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन 1/6 गुणा कर देना है, तो 6 एकम 6, 6 दाई के 60, उसका वजन चंद्रमा पर कितना होगा, 10 किलो। बस ये याद रखना है। बस एक मैं सीधी बात 6 का तुम्हें भाग दे देना है जितना भी उसने पूछा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि केपलर का नियम किस चीज़ से संबंधित है, ग्रहों की गति से, या फिर ये पूछा जाएगा कि ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था, ठीक ना, अच्छे से याद रखना है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। कौन सी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार, इसको ध्यान रखना, कौन सी में, दीर्घवृत्ताकार। वहाँ क्वेश्चन आ जा सकता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, वहाँ लिखा रहता है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार, लघु वृत्ताकार, तो कौन सा है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक ना। और सूर्य ग्रह की चार कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित है। कैसा है, फोकस बिंदु पर। देखिए कैसे दिखा दें थोड़ा, ये देखिए ऐसे ग्रह हैं टोटल पूरे, और यहाँ सूर्य कहाँ है, यहाँ दिख रहा है, ये बिंदी बन गई, यहाँ सूर्य हैगा, ठीक। आप देख लीजिए थोड़ा। दूसरा है, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एक नियत रहता है। कैसा रहता है, प्रत्येक का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका भी वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वेग बढ़ जाता है, और जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। वेट नहीं, वेग, क्या, वेग कम हो जाता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब नियत रहता है और जब वो निकट रहता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और दूर होता है उसका वेग कम हो जाता है। तीसरा है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है, तो उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग बराबर, परिक्रमण काल मीन्स टी का वर्ग, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, टी का वर्ग अनुक्रमानुपाती r का घन, ये हैगा इसका अनुक्रमानुपाती का मतलब, ठीक ना, देख लिया, आप देख लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा ये मिटा दें हम। अब देखिए, अरे ये आता है, इसका अर्थ है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रह के परिक्रमा काल भी उतना ही अधिक होगा जितना दूरी पर वो होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, 88 दिनों का है, और जबकि जो वरुण ग्रह है उसका परिक्रमण काल कितना है, 165 वर्ष का है। तो यही कहने का मतलब है कि जैसे आपको मालूम है कि ये चक्कर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लगा रहे, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, और एक व्यक्ति ये है, तो आप बताइए ये सूर्य है, जैसे व्यक्ति को, इस व्यक्ति को सूर्य मान लीजिए, व्यक्ति नहीं इसको सूर्य मान लीजिए। अब कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये कि ये ऑब्वियसली ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ज़्यादा करेगा कि नहीं, ये वाला ये ज़्यादा करेगा, ये सबसे कम करेगा, ठीक ना। तो बस यही है कहने का मतलब कि जो सबसे पास है वो सबसे कम समय में, और जो सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा दूर में, ठीक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको लेक्चर समझना है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दूसरे भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाएंगे सब, लेकिन आपको क्या करना है, उसको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे
मैंने जो यहाँ लिखा है बस इसको याद कर लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसलिए मैंने बताया कि जब दूर है तो दूर ही रहेगा, पास है तो पास रहेगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए भाई। ठीक, थैंक यू।